जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द लीगल टॉक्स में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम हाल के घटनाक्रम, समाज में हो रही घटनाओं और उनके कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, ताकि हम हर परिस्थितियों में न केवल खुद की बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज की भी मदद कर सकें। आज के वीडियो में हम एक नई दिशा में पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपनी समझदारी और कानूनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज एक और नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। कल थी हमारी पहली वीडियो, आप में से कई लोगों ने उसमें कमेंट्स किया, वीडियो को देखा, बहुत अच्छा लगा। आगे भी इस तरीके से देखते रहें। तो देखिए, आज की जो स्टोरी है वो तो आप थंबनेल से देख के समझ ही गए हैं कि क्या भारत सरकार अपनी बेटी की जान बचा पाएगा जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या है ये पूरी स्टोरी, अब उसको समझते हैं। देखिए, आप जब पढ़ाई करते हैं और कुछ चाहने की कोशिश करते हैं तो आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करें, मेहनत करें और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज जो बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ना जाने आप में से कितने ही लोग अपने घर बनाने के लिए अपने ही घरों से दूर चले जाते हैं। ये बहुत पुरानी एक कहावत है कि अपना घर बनाने के लिए कभी कभार हम अपने ही घर से दूर चले जाते हैं, इस सपने से कि हम कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर वापस आके अपने गांव, अपने क्षेत्र में आके एक अच्छा घर बनाएंगे और एक अच्छा जीवन व्यापन करेंगे। इसी के चलते ये आज की कहानी है। ये नाम है निमिषा प्रिया, एक नर्स की कहानी। अब ये क्या है कहानी, इसको समझाते हैं आपको। देखिए, साल था 2008, ठीक है। साल 2008 में निमिषा प्रिया, जो कि केरला की रहने वाली है, पलकड्डा एक जगह है केरला में। आपको पता होगा, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर लड़कियां शिक्षित हैं और नर्स की पढ़ाई करके अलग अलग हिंदुस्तान में और विदेश में भी बहुत सारे हॉस्पिटल में काम करती हैं। तो इसी तरीके से निमिषा प्रिया ने सन 2008 में पढ़ाई करी और उसके बाद वो यमन, एक मिडिल ईस्ट में एक जगह है यमन, आपको पता भी होगा, गूगल पे आप जाके भी देख सकते हैं। यमन में जाके उन्होंने जॉब करनी शुरू करी नर्स की। बहुत सारी हमारे देश की नर्सेस अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में जॉब करती हैं। सब ठीक था, एक अच्छा सपने के साथ उन्होंने शुरुआत करी। और उस वक्त यमन के अंदर और बाकी भी ये जो देश थे मिडिल ईस्ट के, सीरिया, लीबिया, इन सब के अंदर तानाशाह यानी डिक्टेटरशिप की हुकूमत चलती थी। और यहाँ पे इस तरह के व्यवसाय और इस तरह के प्रोफेशन में बहुत अच्छा पे स्केल भी था, जिसके कारण बहुत लोग गए। 2011 में निमिषा प्रिया हिंदुस्तान लौटती है और वो शादी करती हैं टॉमी थॉमस से। ये भी एक केरला से रहने वाले थे, मगर ये यमन में नौकरी करते थे एक इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। एक छोटा सा व्यवसाय उनका काम था, इलेक्ट्रीशियन की जॉब करते थे, सब ठीक चल रहा था। इन दोनों ने शादी करी और वापस यमन कैपिटल पहुंच जाते हैं, यानी कि अपना व्यवसाय में वापस से काम धंधे में लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है, वक्त आगे चलता है और उनको एक बेटी पैदा होती है। उन दोनों के साथ उनकी एक बेटी इस दुनिया में आती है, जिसको हर माता पिता अपने अपने बच्चों को जिस तरीके से अच्छे लालन पोषण के लिए उनका अच्छा ही सोचता है, उसी के चलते हुए इन्होंने भी शुरू किया। मगर कुछ ऐसी हालातें खराब हुई, फाइनेंशियली इश्यूज हुए, और ये इनके नहीं पूरे देश के हुए थे। उसमें भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, ताकि आप समझ सकें। ये था साल 2012 में उनको बेटी होती है और आखिरकार साल 2014 में वो तय कर लेते हैं कि भैया हम अभी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि हम यहाँ पे रह पाए। और खास तौर से उनके हस्बैंड की जॉब जो थी इलेक्ट्रीशियन की, वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी को लेके वापस भारत आ जाता हूं और आप तब तक हिंदुस्तान यमन में रह के काम करें। अब देखिए, इसी दौरान क्या हुआ, शादी हुई, जब वो यमन आते हैं तो एक हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में आगे क्या करना है। जब परिवार बढ़ता है, बच्चे आते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें सोचना शुरू कर देते हैं। तो वो नर्स थी,
उनको लगता था कि अगर मैं धीरे धीरे इसी प्रोफेशन में हॉस्पिटल खोलूं, एक नर्सिंग होम खोलूं, तो शायद हमारी जो इनकम है वो और तेजी से बढ़ेगी। अभी तो मैं सिर्फ नर्स का काम करती हूँ, मगर अगर हम एक क्लिनिक खोल पाते हैं तो ये और भी अच्छे संकेत हो गए हमारे लिए। अब इसी दौरान क्योंकि वो नर्स का काम करती थी और एक नर्स हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो वहां पर यमन के एक लोकल व्यक्ति थे जो इस पूरे केस के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हैं, जिसके बारे में आपको जानना होगा। इनका नाम था, ये यमन के रहने वाले थे और इनका नाम था तलाल अबोद मेहदी। ठीक है, तलाल अबोद मेहदी, ये इनका नाम था। ये करते क्या थे? ये एक बिजनेसमैन थे, लोकल बिजनेसमैन थे, यमन के ही नेशनल थे, और इनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, टेक्सटाइल की शॉप थी। और ये अक्सर उस नर्सिंग होम में आते थे जहां पर निमिषा प्रिया नौकरी करती थी। कुछ ना कुछ इनका यहाँ पे काम चलता था, और इसके कारण ये और जो तलाल अहमदी थे, ये आपस में एक दोस्त बने, पारिवारिक दोस्त बने। ये अपने परिवार में भी इनको इनवाइट करती थी, वो भी उनको इनवाइट करते थे, और इसी तरीके से एक दोस्ती, एक पारिवारिक दोस्ती बननी शुरू हुई। ठीक है, यहां पर क्या था, क्योंकि वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, वहां के लोकल थे, और एक धीरे धीरे वक्त के साथ वो और उनके पति और निमिषा प्रिया आपस में एक दूसरे के साथ टाइम भी शेयर करते थे। सब ठीक चल रहा था, मगर जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त खाड़ी के देशों में एक गृह युद्ध जैसी हालत हो गई थी, सिविल वॉर जैसी चीज शुरू हो गई थी। सन 2011 से लेकर सन 2014 के बीच में तमाम खाड़ी के देश, चाहे जो हो, तुनिशिया हो, इजिप्ट हो, लीबिया हो, सीरिया हो, यमन हो, तख्ता पलट शुरू हो गया, यानी कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज शुरू हो गई थी। ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है, अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसको कहते हैं अरब स्प्रिंग। इस पूरे तख्ता पलट को जो एक नाम दिया गया था उस वक्त, वो था अरब स्प्रिंग। अब हुआ क्या कि 2014 आते आते जो गृह युद्ध की हालत हो चुकी थी यमन के अंदर भी, और वहां पे जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, अली अब्दुल्ला सलेह, ये वहां के प्रेसिडेंट थे। इनको छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वहां पर एक नई सरकार बननी शुरू हो गई, यानी कि आर्मी ने जो होता है वहां पे कब्जा कर लिया देश में। और आपको पता ही है मिडिल ईस्ट के कैसे हालात रहे थे 2011 से 14, और अभी भी वहां पे इसी तरह के हालात देखे जाते हैं। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, क्योंकि उस वक्त 2011-12 में ये जो यहदी थे, उनके साथ एक अच्छा, मेहदी माफ कीजिएगा, उनके साथ एक अच्छे पारिवारिक दोस्ती बन चुकी थी, और उन्होंने उसके साथ शायद डिस्कस भी किया कि क्या आप हमारे को मदद करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लिनिक खोलना चाहते हैं। और अगर, क्योंकि उसकी एक शर्त थी, यमन की जो लॉ है उसकी एक नियम था कि भैया देखिए, आप क्लिनिक तभी खोल सकते हैं यहाँ पर जब आपका पार्टनर कोई यहाँ का देश, मतलब इस देश का रहने वाला हो, नेशनल हो। विदेशी आके यहाँ पे अपना पूरा बिजनेस नहीं शुरू कर सकते थे, तो जिसके कारण उनको तकलीफ हो रही थी। तो इनके साथ उन्होंने बात करी, एक अच्छे दोस्त थे तो वो भी एग्री कर गए। अब क्या होता है कि 2014 आते आते उन्होंने फैमिली एज ए डिस्कशन किया कि देखिए, मैं वापस चला जाता हूँ बेटी को लेके, हालात ठीक नहीं है, और जैसे जैसे आप क्लिनिक के ऊपर फोकस करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद जब चीजें सेटल होगी मैं वापस आ जाऊंगा। और इसके चलते वो दोनों अपने बेटी और उनके पिता हिंदुस्तान लौट आते हैं। 2014 में ही निमिषा, माफ कीजिएगा, 2014 में ही निमिषा प्रिया और जो उनके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे मेहदी, वो भी हिंदुस्तान आते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का बैप्टिज्म होता है। ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी में एक प्रथा होती है, आप उसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो वो फंक्शन को अटेंड करने के लिए वो भी हिंदुस्तान आते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि वो इंसान जो था, जिन्होंने इनके साथ दोस्ती थी, पारिवारिक एक रिश्ता था, वो इनके साथ काफी सपोर्टिव था। अब क्या होता है कि वो वापस आ जाते हैं, मगर उसी दौरान 2014 में गृह युद्ध हो जाने के कारण किसी भी बाहर के व्यक्ति का वापस यमन में आना मुश्किल हो जाता है। फ्लाइटें रद्द कर दी जाती हैं, और भी तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है, जिसके कारण अब उनके हस्बैंड वापस यमन अपनी बेटी के साथ अपनी बीवी के पास नहीं आ पा रहे थे। और यहां पर उन्होंने 2015 में अपना क्लिनिक खोल लिया था। ठीक है, 2014 में, माफ कीजिएगा, 2014 के आखिरी महीने में प्रिया ने अपना क्लिनिक खोला, एक यमनी नेशनल जो कि थे मेहदी जी के साथ। ठीक है, सब ठीक चला, और धीरे धीरे क्लिनिक बढ़ने भी लगा। ये करीबन 14 बेड का उन्होंने क्लिनिक खोला था, 14 बेड का, जो कि एक अच्छा खासा फैसिलिटी मानी जाती है। व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा, चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी, मगर उसी दौरान यमनी जो नेशनल थे अबदी, उनके मन में खोट आना शुरू हुआ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, रेवेन्यू आता है, उन्होंने रेवेन्यू का पार्ट देना इनको निमिषा प्रिया को बंद कर दिया, जो कि निमिषा प्रिया ने अपनी
शिकायत में बताया है। और उन्होंने उसको मारना पीटना भी शुरू किया और उनके सारे दस्तावेज लेकर अपने पास रख लिए। और दस्तावेज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप विदेश में होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका दस्तावेज होता है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप फंस जाते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि खाड़ी देशों में उस वक्त में घरेलू युद्ध चल रहे थे, सिविल वॉर था, तो वो किसी भी कारण से एम्बेसी को रीच आउट भी नहीं कर पा रही थी, यानी कि हमारे भारतीय दूतावास को। अब ये भी एक सबसे बड़ी समस्या थी। तो लगातार 1-2 साल से वो परेशान थी और ना ही घर वालों को कांटेक्ट हो रहा था। और बाद में उनके लिए सरप्राइजिंग ये निकल कर आया कि उनको पता चला कि अब अबदी जो हेल्दी है, उन्होंने इनको दस्तावेजों में इस तरीके के उलटफेर किए कि इनको अपनी वाइफ घोषित कर दिया उस देश के अंदर कि ये मेरी बीवी है। ये बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने लोकल एरिया में, जो लोकल वहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनमें शिकायत भी करी। मगर देखिए, जब आप विदेश में होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपना देश अपना होता है, विदेश में आप हमेशा दूसरे देश के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और जहां पे भाषा का सबसे ज्यादा डिफरेंस हो, अगर आपको वहां की नेशनल भाषा नहीं आती तो लोग आपको उतनी लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाते, चाहे वो चाह के भी करना चाहें। और यही हालात हुई निमिषा प्रिया की। भाषा के प्रॉब्लम की वजह से वो ढंग से अपनी कंप्लेंट को परस्यू नहीं कर पाई और वहां की सरकार भी उनकी इनिशियली हेल्प नहीं कर पाई। अगर कर पाती उस वक्त सरकार वहां पे एक्शन, तो शायद आज ये केस नहीं होता। अब चलो फिलहाल जो हुआ उस पर हम बात करेंगे। तो नमिशा प्रिया ने उनके ऊपर केस करने की कोशिश करी, मगर कुछ नहीं निकला। और बाद में उस आदमी ने उसको बहुत टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, और उनको पैसा देना बंद कर दिया। और वो अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पा रही थी। अब बहुत परेशान जब इंसान होता है तो उसके हाथ में दो ही विकल्प होते हैं, यानी कि उसकी सोच एक सीमित दायरे में हो जाती है। जब वो अपने परिवार, अपने दोस्तों से कट ऑफ हो जाता है, उसको बात ना करने दी जाए, तो जायज सी बात है उसके दिमाग में दो चीजें होंगी। और ऐसा ही निमिषा प्रिया के दिमाग में आया होगा। पहला, या तो वो खुद को, अपने आप को खत्म करे, सुसाइड करे, जो कि उन्होंने नहीं करा। एक बहादुर भारतीय बेटी का उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगी। दूसरा, वो इस प्रॉब्लम का समाधान निकाले और समाधान को निकालने के लिए वो मेहनत करे। अब क्या होता है, क्योंकि वो परेशान थी तो उन्होंने सन 2017 में काफी कोशिश करी उन्होंने, और वो कुछ नहीं कर पाई। ना ही वो अपने घर वालों से बात कर पा रही थी, ना एम्बेसी से कांटेक्ट कर पा रही थी। तो उन्होंने अपने ही साथ, मतलब उनके साथ जो काम करती थी एक और उनकी सहयोगी नर्स, जिसके साथ उन्होंने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया। और प्लान क्या था कि देखिए, मेरे दस्तावेज इसके पास हैं, अगर दस्तावेज मुझे मिल जाएंगे तो मैं खुशी खुशी अपने देश ट्रैवल कर सकती हूँ, बॉर्डर पार करके किसी भी तरीके से इस देश का, और दूसरे देश में जाके फ्लाइट लेके अपने इंडिया चली जाऊंगी और अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने पति के साथ रहना शुरू कर दूंगी। अब इसमें क्या होता है कि इस इंसान से दस्तावेज लेना बड़ा मुश्किल काम था। तो उनकी एक सहयोगी नर्स थी, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि देखिए, हम एक काम करते हैं, ये एक सिडेक्टिव मेडिसिन, यानी कि बेहोशी की दवाई आप अपने इनको दीजिए पार्टनर को, और उसके बाद आप इनसे दस्तावेज लेके आप यहां से चले जाइए। अब क्योंकि जल्दबाजी था, क्राइम क्योंकि ऐसा था, और देखिए, जब आप क्रिमिनल नहीं होते, एक साधारण इंसान होते हैं, क्रिमिनल माइंड नहीं होता, तो आप घबराते हैं, छोटी छोटी सी चीज करने से पहले आप डरते हैं। और ऐसी ही हालात उस वक्त निमिषा प्रिया के साथ हुई होगी। उन्होंने सेडेक्टिव देने पर थोड़ी सी वहां गड़बड़ कर दी, और वो सेडेक्टिव यानी कि जो दवाई थी उसका नाम है कैटामिन, वो उनको थोड़ी सी ज्यादा दे दी गई, बेहोशी से थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा, जिसके कारण ये जो हेल्दी थे, ये जो मेहंदी जो नाम था, जो विक्टिम थे वहां पे, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। अब निमिषा प्रिया घबरा जाती है। एक औसतम एक जो नॉन क्रिमिनल लोग होते हैं वो घबरा जाएंगे अगर ऐसा कुछ भी उनके सामने हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, घबराहट के कारण वो परेशान होती है, परेशान होने के कारण, क्योंकि उन्होंने मौत हो गई है उनके हाथों से किसी की। अब मौत कुछ भी हो, डर तो लगता है। उन्होंने वहां अपनी ही सहयोगी जो नर्स थी उनके साथ बात करी, उन्हें समझाया, और उसके बाद इन दोनों ने मिलके अब यहां एक गलत काम ये करा। अगर यही कहते हैं कि देखिए, लीगली आपको समझना होगा, आप परेशानी में हैं, अच्छी बात नहीं है, आपका दिमाग उस वक्त सही काम नहीं कर पाता, मगर आपको संयम से काम करना चाहिए। इन दोनों ने मिलके वहां पे एक छोटी सी जो गलती करी, वो ये गलती ये थी कि उसकी बॉडी को चॉप करके, यानी कि काट के, वहां पर वाटर टैंक के अंदर डाल दिया और वहां से गायब हो गई, ये सोच के कि किसी को पता नहीं चलेगा। मगर जब बॉडी को कहीं भी आप डालते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उसकी बदबू आती है, और वो बदबू आसपास के एरिया तक फैलती है। और वैसा ही हुआ उस वक्त 2017 में। 17 के अंदर वहां पर ये करने के बाद वो वहां से निकल गई अपने दस्तावेज लेके बॉर्डर की तरफ,
और उनको यमन के बॉर्डर पे जाके सऊदी अरेबिया, उनका प्लान था कि सऊदी अरेबिया में जाके बॉर्डर पार करके मैं वहां से फ्लाइट लेके निकल जाऊंगी हिंदुस्तान, क्योंकि सऊदी अरेबिया में फ्लाइटें चल रही थी। मगर उससे पहले वो कर पाती 2017 में ही उनकी डेथ के तुरंत बाद उनके घर वालों ने वहां पे पुलिस कंप्लेंट करी होगी हेल्दी के, और इसके चक्कर में पुलिस ने वहां पे बॉर्डरों पे उसके छानबीन करते हुए निमिषा प्रिया को सन 2017 में बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया, सऊदी अरेबिया के बॉर्डर से, जो यमन और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर था। और उसके बाद शुरू होता है कानूनी दांवपेच। इसी बीच ऑलरेडी यमन की पुलिस, जो दूसरी उनकी सहयोगी नर्स थी, उनको अरेस्ट कर चुकी थी और उनको सजा भी सुना चुकी थी। मगर अब यहां क्या होता है, 2017 में जैसे निमिषा प्रिया को अरेस्ट किया जाता है, वहां की लोकल न्यूज के अंदर फॉल्स न्यूज चला दी जाती है। और इसीलिए हम आपको कहते हैं, कभी भी न्यूज ऑथेंटिक करके ही देखने की कोशिश करें, चलाने की भी कोशिश करें, अननेसेसरी आलतू फालतू चीजें ना देखें। और यही सोशल मीडिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, कि कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और लोग यही सच मान लेते हैं। सन 2017 में न्यूज चलाई गई कि ये उनकी वाइफ है। हालांकि हेल्दी भी यही प्रूव करता था कि ये मेरी वाइफ है। उसने दस्तावेज कुछ इस तरीके से बना रखे थे अपने परिवार के साथ साठ-गांठ करके, और उसके परिवार ने वही दस्तावेज दिखाए कि उनकी वाइफ जो है, जो कि इंडियन है, उन्होंने उसको मार के खत्म कर दिया है और वो भाग रही है, सब कुछ पैसा लूट के। और इस तरीके की न्यूज चलाई गई और धीरे धीरे वहां पे ट्रायल कोर्ट जब इनको अरेस्ट करता है तो ट्रायल कोर्ट बैठता है। ट्रायल कोर्ट होता है सबसे निचली अदालत, हर देश में ऐसे ही होता है, निचली अदालत में सुनवाई शुरू होती है। अब सबसे दूसरी बड़ी बात, प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि नमिषा प्रिया को एक अच्छा वकील नहीं मिल पाता और सारी की सारी जो प्रोसीडिंग होती है वो होती है वहां की नेशनल लैंग्वेज यानी कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, इस्लाम में, जो कि उनको नहीं आती थी। जो वहां की जो लैंग्वेज है यमनी, वो उनको नहीं आती थी, जिनके कारण उनको कुछ नहीं पता था कि वो किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रही हैं, क्या उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, और वो बिल्कुल ब्लाइंड थी, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट जब चला और सन 2000, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ट्रायल कोर्ट शुरू होता है सन 2017 में, और 2020 आते आते ट्रायल कोर्ट उनको सजा सुना देता है, गिल्ट कर देता है उनको और सजा देता है डेथ की। क्योंकि सीरिया, जो यमन में जो लॉ है, इस्लामिक लॉ है, वहां पे जैसे आप क्राइम करते हैं वैसी ही आपको सजा मिलती है। अगर आपने किसी को मारा है तो आपको भी सजा जो मिलेगी वो मौत की ही मिलेगी। अब यहां पर निमिषा प्रिया परेशान हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में उनसे क्राइम हुआ, मगर उसका जो कारण था वो कुछ और था। उनको टॉर्चर किया जा रहा था और वो सिर्फ अपने दस्तावेज लेना चाहती थी, मगर किसी भी गलती के कारण उनसे ये क्राइम हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, 2020 में जैसे ही उनको सजा सुनाई जाती है, उसके बाद वो जेल में होती है। और यहां पर हिंदुस्तान में जब ये बात आती है, कोविड का साल था, तो यहां पर एक मुहिम छेड़ी जाती है कि सेव निमिषा प्रिया, इस तरीके का एक मुहिम छेड़ी जाती है, जिसके तहत थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके, एक अच्छा वकील वहां पे हायर किया जा सके। अब यहां पर आते हैं एक अच्छे और दिग्गज लॉयर, जिनका नाम है KR सुभाष चंद्रन, जो कि हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर। वो प्रिया के जो ट्रायल था वहां से ही शुरू होते हैं उनकी मदद करने के लिए। मगर क्योंकि प्रिया को ना तो बोलनी आती थी वो भाषा वहां की, और ना ही वो समझ सकती थी, तो उनको ना ही कोई इंटरप्रिटेटर दिया गया कि भैया लॉयर के साथ कोई इंटरप्रिटेटर दिया जाए जो कि वहां की भाषा को समझा सके उनको। ऐसा कुछ ना कर पाने के कारण वो अपना केस सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाई ट्रायल कोर्ट में। और सन 2020 आते आते उनको ट्रायल कोर्ट जो था, निचली अदालत यमन की, वो उन्हें सजा सुना देती है मौत की। वक्त आता है नवंबर 2023। अब देखिए नवंबर 2023 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका जाती है यमन की कि देखिए ऐसा ऐसा एक क्राइम हुआ है, और इसके ऊपर वापस से एक पिटीशन डाली जाती है कि रिव्यू किया जाए और मर्सी के लिए मदद की जाए। वहां पर जो नेशनल सुप्रीम कोर्ट है 2023 में यमन में, वो कहते हैं कि ठीक है, सजा तो है, मगर इसके बाद हम एक चीज कर सकते हैं, जिसका नाम आ रहा है सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होंगे, ब्लड मनी। अब ये ब्लड मनी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। विच इज द कंपनसेशन टू बी डिसाइडेड बाय द विक्टिम फैमिली। अब देखिए ब्लड मनी क्या है, कि आपने किसी को मार दिया, यानी कि वो उसकी डेथ हो गई है। अब अगर जो विक्टिम की फैमिली है, जो जा चुका है, उसका जो परिवार है, अगर वो चाहता है कि हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो वो वहां पर एक टेबल पे बैठते हैं, साथ में बैठते हैं और पैसों से अपने केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं कि ब्लड मनी, ठीक है। तो ये लोग पहुंचते हैं यमनी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ, कि देखिए यहाँ पे हमें सही तरीके से प्रोसीडिंग नहीं कर पाए, ना ही हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छे से इंटरप्रेटर कुछ भी नहीं दिया गया, जिसके कारण हम यहाँ पे खराब हो गया हमारा सब कुछ।
मगर सन 2023 में सुप्रीम कोर्ट भी उनके इस जजमेंट, जो कि उनको सेंटेंस थी, डेथ सेंटेंस, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलती, उसको एज इट इज रखती है, मगर ब्लड मनी का ऑप्शन उनको दे देती है। उसी दौरान निमिषा की जो मदर थी, वो एक हाउस हेल्प है, मतलब घर का काम करती हैं, केरला की रहने वाली है। वो यमन में थी, अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। उन्होंने बहुत फाइट करी और उसी दौरान वो लॉयर साहब से मिली और वहां पर एक फोरम शुरू किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, कुछ बिजनेसमैन, एक्टिविटीज और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को लेके सीकिंग जस्टिस फॉर निमिषा, ये एक मुहिम छेड़ी गई और उसके ऊपर बहुत काम किया गया। तो अब क्या होता है, नवंबर 2023 में, जैसा हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो था, उसने उसकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको एज इज रखा, यानी कि जो अपील लगाई गई थी रिजेक्ट करने के लिए, उसको, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस दी थी उसको रखा गया, मगर यहां पर रख दिया गया कि एक ऑप्शन दे दिया गया, ब्लड मनी। अब ये ब्लड मनी क्या था? ब्लड मनी होता है कि अगर विक्टिम की जो परिवार है वो अगर चाहता है कि हम एक नेगोशिएशन करें, क्योंकि देखिए जिसकी डेथ थी वो तो चला गया, मगर आप हमारे को कोई कॉम्पनसेशन देते हैं और वो कॉम्पनसेशन हम एग्री करते हैं, तो हम इस पे आगे कुछ विचार कर सकते हैं और आपकी डेथ सेंटेंस को कम या खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट पैसा दे दिया। अब इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ब्लड मनी होता है, ऐसे नहीं कि सामने वाली पार्टी आपको बोल रही है, विक्टिम की फैमिली आपको बोल रही है कि लाओ मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो और हम आपके केस को खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्लड मनी का पहला नियम होता है कि नेगोशिएशन के लिए एक अमाउंट डिसाइड की जाती है, यानी कि नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए एक अमाउंट डिसाइड की जाती है, और वो अमाउंट डिसाइड करी गई थी $40,000। $40,000 पहले आप विक्टिम फैमिली को देंगे, उसके बाद विक्टिम फैमिली आपके साथ बैठेगी और नेगोशिएशन शुरू करेगी कि अब उनको कितना पैसा चाहिए इस केस को विड्रॉ करने के लिए। मगर उस वक्त निमिषा प्रिया के पास 40,000 या उसके परिवार के पास $40,000 नहीं थे, और इसीलिए ये जो कैंपेनिंग करी गई उसके तहत कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, कुछ भारत सरकार की तरफ से मिला और भारत सरकार ने भी इसमें काफी सहयोग करा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कई ऑफिसर्स ने इसमें बहुत सहयोग दिया, उन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करी इसके ऊपर और नेगोशिएशन टेबल पे उनको लाया गया। हालांकि नेगोशिएशन टेबल पे आने के बाद सितंबर 2024, बिल्कुल लास्ट ईयर भी रिसेंटली, ये नेगोशिएशन फेल हुई और उसका रीजन एक ही था, फाइनेंशियल चैलेंज, यानी कि जो उन्हें चाहिए उतना फाइनेंशियल अभी हमारे पास नहीं था, जिसके कारण ये नेगोशिएशन फेल हुई। अब जैसे ही नेगोशिएशन फेल हुई तो प्रेसिडेंट साहब जो है वहां पर, यमनी के प्रेसिडेंट, उन्होंने साइन कर दिया उनकी डेथ सेंटेंस के लिए दिसंबर के आखिरी सप्ताह में। इसीलिए अब सिर्फ उनके पास एक ही महीना है, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट वहां के साइन कर देते हैं डेथ सेंटेंस के लिए तो सिर्फ एक महीना होता है, उस एक महीने के अंदर उनको फांसी दे दी जाएगी, या जिस भी तरीके से उनको डेथ मिलेगी वो एक अलग प्रोसीजर है। मगर अभी सबसे पहला सवाल है कि क्या हम अपनी भारत की बेटी निमिषा प्रिया को बचा पाएंगे? क्या वाकई में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ब्लड मनी के थ्रू यमन की गवर्नमेंट के साथ सेटल कर पाए? मेरा सवाल है और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भारत सरकार के लोगों से जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि देखिए बेटी है, हमारे भारत की इज्जत है, एक मुहिम है हमारे देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी उसी बेटी का एक काम है। जो भी उससे अपराध हुआ वो जानबूझ के नहीं किया गया, वो जाने अनजाने में हुआ, क्योंकि वो एक परेशान थी, बहुत ज्यादा उस हालात में थी कि वो उस वक्त एक सही डिसीजन नहीं ले पाई। मगर हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि वो जल्द से जल्द यमन के प्रेसिडेंट से बात करके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनको एक सही रिलीफ देने में सफल हो पाए। तो अगर आप भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हो सकता है ये मैसेज बहुत जल्द भारत सरकार जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है वो और प्रोग्रेसिव तरीके से काम करे, क्योंकि वक्त चलता जा रहा है, वो कभी रुकता नहीं। और सोचिए उनके माँ बाप, उनकी बेटी, उनके पति के बारे में, जो कितने इस वक्त निराश होंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। मगर आज की वीडियो का एक ही नियम है सीखने का, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कभी भी जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। और यहाँ पर जो हमारी नर्स है, हमारी बेटी है, उनसे एक ही गलती हुई कि जल्दबाजी में आके उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। उन्हें कुछ और भी उस वक्त सोचना चाहिए था, या फिर कुछ और भी उनको वहां पे ऑप्शन ढूंढने चाहिए थे। मगर ये वक्त है जो सब कुछ कराता है दोस्तों। धन्यवाद।